सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, व्यवस्थित हो जाएं प्लीज। सभी लोग बैठ जाएं। बेटा आप भी बैठिए थोड़ी देर के लिए। हम इस देश के उस महानायक को सुनने जा रहे हैं। 4 जुलाई 1999 को 17 गोलियां उनके जिस्म को भेद गईं, लेकिन उनके इरादे नहीं डिगा सकी। योगेंद्र यादव जी मेरे साथ आ जाओ बस थोड़ी देर के लिए अब यहां, चूंकि इसके बाद तो सिर्फ आप ही को बोलना है प्लीज। ये विद्यार्थी एक फिल्म से सितारे बने किसी भी अभिनेता का जन्मदिन से लेकर उसकी तमाम कुंडलियां जानते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी नहीं जानते परमवीर चक्र विजेता कौन होता है। ये वो व्यक्ति है जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीते, वहीं दान कर दिए। उसी वक्त अमिताभ बच्चन की आंखें भीग गईं। ये वो व्यक्ति है 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र जिसे हासिल हुआ हो। ये वो व्यक्ति है जो इस देश में केवल 3 लोग जीवित हैं आज। जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है तो सबसे पहले फक्र हासिल है इन्हें सेना के रथ पर सवार होकर चलने का। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर ऐसा अभिनंदन करें तमाम लोग। मुझे गर्व है योगेंद्र यादव आज हमारे बीच हैं। बहुत ही शानदार इंसान। लक्ष्य मूवी आप लोगों ने देखी होगी, किसी ने देखी है लक्ष्य? ऋतिक रोशन ने जो रोल किया था वो भैया का रोल किया था। मनोज वाजपेयी एलओसी कारगिल मूवी में जो रोल किया था वो भैया के कैरेक्टर पर था। इन आंखों ने वो जगह देखी है। आप कल्पना नहीं कर सकते जिस विषम परिस्थिति में अंधेरी रात में जाकर दुश्मन को टाइगर हिल पर उनकी ही गोलियों से मारा था जाकर, चूंकि अपने हथियार तो खत्म हो गए थे, उनके हथियार छीनकर इतने जख्मी होकर भी ये मां भारती के सच्चे लाल हैं। इन्हें अभिनंदन देना सीखो, इनका सम्मान करो। मैं तमाम लोगों से जिनके हाथ बंधे हुए हैं, 4 पंक्ति ये योगेंद्र यादव मेरा फर्ज है, मैं कलमकार हूं, मैं पूरी दुनिया में देशभक्ति की कविताएं पढ़ता हूं। ये बच्चे सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठे हैं। ये सर देखिए, पूजा गुप्ता हमारी बहन रोटेरियन प्रेसिडेंट, ये सब लोग सम्मानित लोग यहां से वहां तक खड़े हैं। योगेंद्र भाई केवल 4 मिसरे सुनिए जो मैंने योगेंद्र यादव जी के लिए लिखे और पढ़े लाल किले पर जाकर। इजाजत है? मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। धुआं मचा देना अपनी तालियों से सुनने के बाद। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। ये माइक दे रहा हूं अपने छोटे भाई योगेंद्र यादव, जिसने इस देश का नाम रोशन किया, इतिहास बनाया, और जब तक दुनिया रहेगी योगेंद्र यादव का नाम रहेगा। ऐसी तालियां दीजिए। आपको सौगंध देता हूं इस मिट्टी की, इस मां के सच्चे नायक को, इस लाड़ को, इस लाडले को, इस वीर को सुनिए। ये है आपके लिए सब कुछ दुनिया में। बस ये कहना चाहता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश रघुवंशी जी भाई, HPSC के चेयरमैन SS गोस्वामी साहब, श्री राम एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट दीदी ज्योति, तमाम शिक्षाविद, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और देश की प्यारी ये भावी शक्ति, आप सबके चरणों में वंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं सर, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड यहां पर आ गए हैं, बोल करके चले गए। मैं कोई ब्रांड नहीं हूं, न मैं कवि हूं, न नेता हूं, न अभिनेता हूं, न कोई कवि हूं। भाषा की परिभाषा से अनभिज्ञ हूं।
मैं भारत माँ का एक बेटा और इस अपने लहू से इस वतन को धोने वाला एक सिपाही हूं, बस और कुछ नहीं है। जय हिंद। ये 10,000 बच्चों की आवाज नहीं, और ये बच्चे नहीं हैं, क्योंकि भारत मां ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं करी। भारत मां ने तो सिंगनिया और शेर पैदा किए। और ये सिंगनिया और शेर जब दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा दुश्मन भी थर्राता है। जय हिंद, जय हिंद। मैं इस वीरों की धरती, इस पावन धरा हरियाणा को, फरीदाबाद को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये ऐसी धरती जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने एक ज्ञान का सागर लिख दिया, ज्ञान का सागर का बीज बो दिया, दुनिया को एक नया ज्ञान और एक दिशा दे दी। मैं ऐसी धरती पर खड़ा हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। यहीं से फरीदाबाद से मात्र 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक छोटा सा गांव औरंगाबाद अहीर, एक किसान और जवान का बेटा हूं। बचपन से पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हुआ, और स्कूल के अंदर किताबों में वीरों की शौर्य को सुनकर के बड़ा होता चला गया। और मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं, बहुत देर आपने जो पहली प्रेजेंटेशन देखी, डॉक्टर मोही जी ने 3-4 मोमबत्तियों के बारे में जगाया था, बताया था। जानते कौन कौन सी मोमबत्ती? पहला था प्यार का, दूसरा था विश्वास का, और तीसरा शांति का, और चौथा आशा का, यानी विश्वास का। और वो विश्वास ही होता है जब हम अपने मन और मस्तिष्क के अंदर किसी चीज को दृढ़ संकल्पित कर लेते हैं, तो आप क्या से क्या बन सकते हो ये आपको भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि जो आपकी अवस्था, जो आपकी उम्र है, इस उम्र के अंदर जो आपके अंदर एनर्जी है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, ये शायद आपको एहसास नहीं है। 6th क्लास में था जब उस एक सैनिक की कहानी को पढ़ा, जिससे प्रभावित हुआ कि हिंदुस्तान का एक अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। और हम बनते तो वो हैं जो हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को बर्बाद कर देता है। और गर्व तब होता है जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उस मां के चरणों को छू करके नमन करता हुआ उससे कहता है, मां तूने बेटा नहीं बल्कि एक शेर को पैदा किया था। शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे, आप शायद आज की डेट को भी नहीं जानते होंगे कि आज का दिन कितना पुण्य और पवित्र है। आज 16 दिसंबर 1971 की वो विजय दिवस का पर्व है। आज हम यहां पर बैठे किस लिए बैठे हैं मालूम है? 4000 हिंदुस्तान के सैनिकों ने इस देश के लिए, इस धरती के लिए बलिदान दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नए देश का निर्माण किया था। आज वो पावन और पवित्र दिन है। सुबह से शायद ये मन मस्तिष्क में आया नहीं होगा कि आज हम क्यों बैठे हैं। भाई यहां बैठने का पर्पज क्या है आपका? आपको आपके टीचर्स ने बहुत सारे फॉर्मूले बताए होंगे। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, लेकिन आज एक जीवन का फॉर्मूला बता रहा हूं, जीवन में अपना लेना। और ये सभी के लिए है। 3P का फॉर्मूला, 3P। पहला पर्पज। अगर मैं क्लास में बैठा हूं, आज इस पंडाल में बैठा हूं, तो आज बैठने का पर्पज क्या है मेरा? अगर मुझे पर्पज मालूम है
पढ़ने का पर्पज मालूम है तो आपका पर्पज पैशन बन जाता है। और पैशन का मतलब समझते हैं? जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी। एक व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जानते हैं? नहीं जानते होंगे शायद। आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। जो आज के प्रोग्राम का जो स्लोगन है कि घर घर शक्ति, घर घर ज्ञान और घर घर ध्यान, क्योंकि ज्ञान से शक्ति, शक्ति से ध्यान और इसी से भक्ति और आपका शौर्य चमकता है। तो ये चारों शक्तियां आपके पैशन में जब शामिल हो जाती हैं तो तीसरा पी स्टार्ट होता है। तीसरा पी समझते हैं? परफॉर्मेंस। कि आपकी परफॉर्मेंस किस हाई लेवल तक जा सकती है। ये आपको अगले 10-15 मिनट के बाद एहसास होगा कि ये 19 साल का लड़का जिसके पास कोई अनुभव नहीं था लेकिन पैशन था, और उस पैशन में किस हाई लेवल तक जा सकता है। इन्हीं आदर्शों को लेकर के तो मैं फौज में गया। जो 12th क्लास के छात्र बैठे होंगे वो शायद मेरी उस अवस्था के उम्र के होंगे। 16 साल 5 महीने की उम्र के कितने बच्चे बैठे हुए हैं? लगभग 30%। 16 साल 5 महीने की अवस्था थी, 12th क्लास का छात्र था, तब उस सेना के अंदर भर्ती होकर के चला गया। लेकिन सेना के अंदर भर्ती होने से पहले 6 क्लास से सपना देखता नहीं। सपने को हम देखते ज्यादा हैं लेकिन जीते नहीं हैं। जीना कैसे होता है पता है? यहां से। जब हम यहां से जीते हैं ना तो परमात्मा उसमें शामिल होता है। मैं 6 क्लास से ये सोचता था, जीता था, फौज में भर्ती होना है और एक युद्ध लड़ना है। 10-11 साल के बच्चे को युद्ध की परिभाषा नहीं पता होती है, लेकिन एक जुनून था कि युद्ध लड़ना है। इसीलिए फौज में भर्ती हुआ और पहली पोस्टिंग कश्मीर में चला गया। आज एहसास होता, गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि उस धरती पर तो एक युद्ध होने वाला था और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। इसलिए कश्मीर में तो 1990 से हिंदुस्तान की फौज उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है और आज भी लड़ रही है। उस युद्ध का हिस्सा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और मेरे नौजवान साथियों, जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती कोई चीज है तो वो समय है। आप हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन समय को कभी नहीं खरीद सकते। ये समय इतना पावन और पुनीत है, इतना बेशुमार कीमती है और इतनी खूबसूरती इसमें है कि इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलोगे तो ये आपको अपनी मंजिल तक लेकर के चला जाएगा। और अगर आप रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके साथ लेकर के चलने वाला नहीं है, आपको वहीं छोड़ करके चला जाएगा। इतना इसके अंदर समग्रता है, इतने ताकत है और इतने इसके अंदर गुण हैं। वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, जान चुके थे, उनको एहसास हो गया था कि दोनों ही देश बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। तो इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। शांति जहां होती है वही उन्नति और विकास होता है। ये आप जानते हैं। मैं नौजवान साथियों, स्टूडेंट्स, आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका मन और मस्तिष्क में शांति होती है तो जब आप पढ़ते हैं तो कितनी जल्दी आपको सब कुछ लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन हमारे जब मस्तिष्क के अंदर थॉट्स का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मन में अशांति होती है, चाहे हम पूरी रात बैठ करके पढ़ते रहें लेकिन एक भी शब्द याद नहीं होता है। इसलिए इंसान की, समाज की और राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति बहुत जरूरी है। उसी शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू की गई, समझौता एक्सप्रेस शुरू किए गए,
लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्कों की आवाम तरक्की करे, दोनों राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए -60, फरीदाबाद का शायद 10 डिग्री तक जाता होगा टेम्परेचर, लेकिन उस समय 10 डिग्री पर पहुंचने के बाद हम अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं। ऑफिस में जाने के लिए बहाने बन जाते हैं, सर्दी बहुत है। आप कल्पना कीजिए, उनको नमन कीजिए कि आपके गांव के, गली के, मोहल्ले के, शहरों के वो वीर सपूत आज भी उस -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात आपके लिए, इस देश के लिए अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और उन्हीं वीरों की बदौलत आज हम बड़ी शांति के साथ हम पढ़ पा रहे हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं और इतने बड़े भव्य आयोजन भी कर पा रहे हैं, उन्हीं वीरों की बदौलत जो दिन रात अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी पर कायम हैं। उन पहाड़ियों पर 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, ऑक्सीजन नहीं थी, दुश्मन के पास पूरा एडवांटेज था और वो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर बैठ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने, बेटों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था और उन पहाड़ियों के शिखरों पर वो चढ़ते चले गए और जो उनके बंकर थे, उनके बंकरों को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, हमको भी मौका मिला और हम कश्मीर में थे, हमें उठा करके द्रास सेक्टर भेजा गया। द्रास सेक्टर में सबसे पहली चोटी तोलोलिंग टॉप, उसके ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, 22 दिन। और उस 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद फिर टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसको फतेह करना बहुत कठिन था। वो टास्क हमें मिला और मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। और जो बहुत देर से मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। मेरी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूं, 18 ग्रेनेडियर, बराउ कंपनी, नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 जवान था। भाई इतनी पहचान थी। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन दे के आना, 15 में से 3 जवान सिर्फ हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस घातक प्लाटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टाइगर हिल पर हमारी टीम को सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन दूर से दूर देख सकता था, दूर से दूर मार सकता था, तो इसलिए हमने समय का सदुपयोग किया। हमने रात का समय चुना ताकि वो हमारी मूवमेंट को ना देख सके और हम उनके नजदीक से नजदीक पहुंच जाए। रात भर चलते थे और दिन भर बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप
पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस -20 डिग्री टेम्परेचर में, जितनी देर अभी आपसे बात करते होगे ना, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाओ तो चेहरे की स्किन फट जाती थी और खून टपकना शुरू हो जाता था। उस समय चेहरे से खून टपक रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक बड़े गर्व के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, एक आशा और विश्वास के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए दुश्मन की भारी गोराबारी के बीच उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद कल की ही तो बात है। मुझे याद है सुबह का वक्त था, होने ही वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव था, हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने फायर खोल दिया, हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के फिर बंकर। 7 जवानों ने पलक झपकते आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो पल, वो समय, वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, आपको पीठ पर एक भी निशान मिलने वाला नहीं है। और ये इतने तो समझदार हैं कि जो इस धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है, लेकिन मरेंगे तो शेरों की तरह, सिंगनियों की तरह लड़ करके मरेंगे। इस सोच के साथ लड़ते रहे। 5 घंटे हो गए लड़ते लड़ते, कोई सपोर्ट नहीं थी। और आज तक आपने जो सीन, जो दृश्य फिल्मों के अंदर देखे हैं ना, कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने, उसका हाथ यहाँ तक जाता है, यहाँ पे उसको गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाते। मेरी बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी बैठा था, मेरा रूममेट था। मैं उसको मैं बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, यहाँ से फेफड़ों की खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर दुश्मन की आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। जब शरीर के अंग कट करके जमीन पर किस तरह से वो तड़पते हैं, किस तरह से उछलते हैं, उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और साथी आगे बढ़ा,
फिर एक और बम गिरता, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए और मैं भी शायद उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के गोलियां मारने लगे तो मैं देख रहा हूं कि जब हमारे शरीर के अंदर गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली बगल वाले को। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जो आपको शुरुआत में बता रहा था, ये तीसरा पी यही है। आज अगर एक सुई चुभती है तो शरीर में पीड़ा हो जाती है। उस समय गोलियां शरीर के आर पार जा रही थी, लेकिन उस पीड़ा को भी सहन कर पा रहा था। तो उसी परफॉर्मेंस, जो हमारी शक्तियां उसको एक साथ इकट्ठी कर रखी थी, तभी उस शक्तियों के सहारे उस गोली की पीड़ाओं को सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। उन्होंने बूट की ठोकरें मारनी शुरू करी, उन्होंने पत्थर मारने शुरू करे, उन्होंने गालियां देनी शुरू करी। ये अमानवीय क्रूरताओं का तांडव बहुत देर तक चला। सब कुछ पड़ा सहता रहा और देखता भी रहा। जब वो मार करके थक गए, फिर उनके कमांडर ने बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ, लगा कि आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और बच्चों, ये अभी विवेक बिंद्रा जी ने बहुत बार बार कहा, बिलीव, विश्वास। वो सच में विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण, कि आपको समर्पण भी होना चाहिए विश्वास के साथ। और ये सच है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं, तो वो शक्ति तो साक्षात आपके सामने खड़ी हो जाती है। और ये प्रमाण आज आपको मैं देने वाला हूं। मैं कोई लिखा हुआ और पढ़ा हुआ नहीं, अपने आप महसूस किया हुआ और दिखाई दिए हुए बात आपको कहने जा रहा हूं। उन्होंने दोबारा से गोलियां मारने लगी, हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आए तब एहसास लगा कि यार अब तो मुश्किल है, लेकिन फिर मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूं। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे। उसने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे गया, वापस मुड़ा। इन आंखों से देख भी रहा हूं। वापस मुड़ करके उसने राइफल मेरे सीने की तरफ करी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना को। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, और उस पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद इस मां भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। तो जब गोली चली तो जाकर के उन 5 रुपए के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे लगा यार मैं तो मर गया हूं। अगले ही पल दूसरा पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं।
मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपने धीरे से हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी इस तरह से फायर किया, तो जो हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था, उसके कोट में जो हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से तो कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई और इस हाथ से ऐसे पलटा खाया और वहां से इस तरह से फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। और आपको एक चीज समझाने के लिए और बताने के लिए आया हूं कि फौज में उस ग्रेनेड का नाम हैंड ग्रेनेड नंबर 36 है, और 36 इसलिए क्योंकि जब वो फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं। और हमारे पास में भी एक हैंड ग्रेनेड है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है पक्का है। ये जो आपका स्मार्टफोन, ये भी हैंड ग्रेनेड नंबर 36 ही है, क्योंकि जब ये भी फटता है तो हमारी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री पर ला करके खड़ा कर देता, फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए है, ना कि अपनी जिंदगी को 360 डिग्री पर खड़ा करने के लिए है। मैं पिछले 2 महीने में 1,60,000 स्टूडेंट से मिला हूं और उन स्टूडेंटों से वार्तालाप करके आया हूं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, और उनके अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिविटी खत्म हो गई है, और इस मोबाइल ने सबसे ज्यादा हमारी पॉजिटिविटी खत्म करी है और नेगेटिविटी भर दी है। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर समस्या का निदान कर सकता है और अपने आप को वहां से निकाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जब ये आपका भाई, आपका बेटा इतनी जख्मी अवस्था में होकर के उसने अपने अंदर नेगेटिव नहीं आने दिया, पॉजिटिविटी भरी रखी, एक विश्वास था, नहीं मैं जिंदा रहूंगा, दुश्मनों को मारूंगा और वहां से नीचे भी जाऊंगा। ऐसे जितना ये मंच है ना, इस मंच के बराबर प्लेन स्पेस था, उसमें डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, और ये छत विछत अवस्था में थी। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस थी, उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, बेबस और लाचार था, लेकिन हताश और निराश नहीं था। जो हम थोड़ी सी भी नंबर कम आए, कुछ हो गया, इतने हताश और निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं यार जिंदगी बेकार है। जिंदगी बेकार नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस जिंदगी को जीना सीख लीजिए। और ये जिंदगी तो वास्तव में आपकी जिंदगी तो है नहीं, ये शरीर आपके माता पिता का दिया हुआ है, ये आपके माता पिता का दिया हुआ है। और जो हम शरीर को कहते हैं शरीर हम हैं, हम तो शरीर नहीं है, हम तो एक सोल हैं, ईश्वर हैं। शायद हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हम ईश्वर हैं भाई, हम सोल हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो नष्ट होगा, आप कभी नष्ट होने ही वाले नहीं, कभी नहीं होगे। तो इस थॉट के साथ वहां पे पड़ा हुआ था, चारों तरफ देखता हूं तो पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ना कोई, सारा वीरान, लेकिन वहां पर भी अपनी पॉजिटिविटी को बना करके रखा, सोचता रहा नीचे जाना है। 3 थेरेपी आपको बता रहा हूं, 3 थेरेपी, रोना, हंसना और नाचना, जो आपको अपने आप से जोड़ते हैं। रोए कभी? ये नहीं है कि ये सवाल नहीं आता, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये नहीं। कभी आंसुओं से रोना, जब जिस दिन आंसुओं से रोगे उस दिन दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। और जिस दिन आप मन खोल करके हंसोगे,
तब भी आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। और कभी मन से खुशी के साथ में नाच करके देखना, तब भी आप अपने आप से कनेक्ट होगे। और जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट होगे, इतना लाइकली फील करोगे, इतने हल्के फील करोगे कि आपको लगेगा कि यार नहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा होगी। आज आप अपने आप दुनिया से कनेक्ट हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं, इसलिए भारीपन फील हो रहा है आपको, इसलिए भारीपन। मैं अपने आप से रोया, रो करके अपने आप से कनेक्ट हुआ, अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ और अपने बंसी वाले से कनेक्ट हो गया। और जैसे ही कनेक्ट हुआ वैसे ही उन्होंने आवाज दी, बोला योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं इधर उधर देख रहा हूं कि कोई आवाज तो आ रही है लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। ये मन हमें बड़ा भ्रमित करता है। मन ने भ्रमित किया और मन ने मेरा ध्यान उठा करके यहां बाजू पर ला दिया कि यहां पीड़ा हो रही है। मेरा पूरा ध्यान इस पीड़ा पे आ गया क्योंकि हाथ लटक गया था। इसको तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और फिर क्योंकि अभी एक बार आप कनेक्ट तो होकर के देखो, आपको परमात्मा डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देगा। वैसे तुरंत उसने बोला दोबारा से, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उस टाइगर हिल टॉप पर पत्थरों में लुढ़कते हुए नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर अगले दिन विजय पताका फहरा दिया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा की। 31 दिसंबर 2021 को सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। मैं HPSC के चेयरमैन, उनकी तमाम टीम और श्री राम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम वृद्धजनों का और आप प्यारे प्यारे बच्चों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये सांसों के तराने, कहते हैं ना सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। अच्छा, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो आप? कितना? 72 बार। वो हार्ट बीट है बेटा। 1 मिनट के अंदर हम 15 से 17 बार सांस लेते हैं। हमें सांस लेना नहीं आता, खाना नहीं आता, सोना नहीं आता, तो जिंदगी को जीना कैसे आ सकता है हमें? और ये ज्ञान से, ध्यान से ही आ सकता है। और जब ज्ञान और ध्यान होगा तभी हमारी आंतरिक शक्ति होगी। आंतरिक शक्ति होगी तो आत्मविश्वास होगा, और आत्मविश्वास होगा तो आत्मबल होगा। और आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति इस तरह से भाला फेंक देता है, देखता भी नहीं है, पहले ही मुड़ के कह देता गोल्ड मेरा है। यह है आत्मविश्वास से भरा हुआ। तो ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। तालियां अनवरत। भारत माता की। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। थैंक यू। हुनर अपना दिखाने का सदा अवसर नहीं आता, लहू अपना बहाने का सदा अवसर नहीं आता। बहुत आते हैं युवा अवसर जवामर्दी दिखाने के, वतन पर जान लुटाने का सदा अवसर नहीं आता। थैंक यू योगेंद्र, गॉड ब्लेस यू। अनंत काल तक रहें आप, देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। थैंक यू, वी आर blessed to have you on this auspicious occasion. Thank you HPSC, thank you sir, thank you सुरेश जी। ये मेरा चैन, हम ऐसे बैठे थे, डॉक्टर ज्योति 1 मिनट में बोले वो आ सकते हैं क्या? मैंने कहा वो जरूर आएंगे। आपको अच्छा लगा हो, मुस्कुराते हुए तालियों से विदाई दीजिए इस देश के रियल हीरो को। ऋषि जी थैंक यू, CTM साहब, जितेंद्र भाई थैंक यू। दीदी आइए नीचे से उठकर, दीदी अपने हाथों से सम्मानित कर रही हैं। थैंक यू। सुरेश जी आ जाइए।
और नरेंद्र गुप्ता जी हमारे विधायक फरीदाबाद, प्लीज सर आप आ गए, सादर आमंत्रित हैं, आप एक बार आ जाइए। बहुत ही जी थैंक यू। उषा दीदी आई हैं, सभी एक बार थोड़ी तालियां दे देंगे तो अच्छा लगेगा। तालियां रंग भरती हैं, ये रंग है मोहब्बत का, ये रंग है शांति का, ये रंग है आध्यात्म का, और ये रंग है सबसे बढ़कर इंसानियत का। शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद नरेंद्र जी, थैंक यू। अमित जी प्लीज आइए सर। मान साहब बेटा शॉल लेकर आओ, एक शॉल और लेकर आओ, शॉल एक भेंट और कराते हैं। आओ सर। विधायक जी एक शॉल आप भेंट करिए फरीदाबाद की ओर से, और मेरे भाई को एक गमला भेंट करिए। थैंक यू सर। विधायक जी सम्मान कर रहे हैं। योगेंद्र भैया मैं एक मिनट करा, यहां करा दूं। योगेंद्र जी, योगेंद्र भैया, सुरेश जी यहां आ जाइए एक बार। मलिक साहब, विजय जी, गोसाई जी, यादव जी, सभी लोग आ जाएं। दीदी आइए। चक दे इंडिया। थैंक यू। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, बल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खट्टर में छींटे